वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज में आप सबका वार्म वेलकम है। आज हम लोग कन्फेशन जिसमें सेक्शन 27 को डील करेंगे। पिछले 4 लेक्चरों में हमने कन्फेशन को देख लिया। कन्फेशन जिससे निकला है मेन फादर दैट इज अ स्टेटमेंट को डील किया। उसके बाद कन्फेशन पे अंडरस्टैंड किया कि इसकी क्या एविडेंशियल वैल्यू, क्या टाइप होती है, कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये कन्फेशन। उसके बाद हमने सेक्शन 24, 28 और 29 को एक बार में समझा, क्योंकि ये था आईटीपी। अगर किसी बंदे को, किसी एक्यूज्ड को इंड्यूस कर दिया जाए, थ्रेट दे दिया जाए, प्रॉमिस कर दिया जाए, तो ऐसे कन्फेशन नहीं रह पाया जाता है। और 28 में अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो वो रिलेवेंट हो जाता है। और 29 में कुछ 4 एक्सेप्शंस को हमने देखा। 25, 26 में हमने देखा कि अगर कोई एक्यूज्ड जेल में है 26 में, या पुलिस को कोई अपना कन्फेशन देता है, तो उस कन्फेशन का वैल्यू होता है 0। ये सिंपल अभी तक हमने कन्फेशन में जान लिया। आज पार्ट 5 ऑफ द कन्फ्यूजन में हम जानेंगे सेक्शन 27, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि ये थोड़ा सा रूम देता है और डिफरेंट जो कंडीशंस थे उससे थोड़ा अलग है। कैसे है? क्योंकि एक एक्सेप्शन है। अब ये केस समझिए। सबसे पहले मिड स्टेटमेंट वाली पुलिस कस्टडी। ऐसे अगर यहाँ तक हम देखते हैं, इधर आप आगे नहीं बढ़े, तो ये सेक्शन 25 में क्या हो जाता था कि अगर आपने पुलिस को बयान दे दिया, 26 में अगर आप पुलिस कस्टडी में रहे हो, आपके बयान को आपने कन्फेशन भी दे रहे हो तो आपके कन्फेशन को एडमिट किया जाएगा? नहीं, वो एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 27 किसके लिए बना है? मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है। हस्बैंड ने कंप्लेन दिया पुलिस स्टेशन में कि वाइफ हमारी किडनैप हो गई है या मिल नहीं रही है, लापता हो गई है। 2 महीने तक पत्नी मिलती ही नहीं है। तो वाइफ के जो घर वाले होते हैं, इसके फादर, इसकी मदर, पुलिस में क्या करते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर दर्ज करवाते हैं अगेंस्ट किसके? हस्बैंड। और जैसे एफआईआर होता है तो एफआईआर क्या करता है? सेट आउट द क्रिमिनल जस्टिस ऑन मोशन। एफआईआर करता है, क्रिमिनल जस्टिस के चक्का को घुमाना शुरू करता है। और जैसे ही चक्का घूमेगा, सबसे पहले कौन? हस्बैंड उठ के आएगा कहाँ? जेल में, पुलिस कस्टडी में। पुलिस ने उसको उठा के जेल में लाया। उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी तो 2 महीने से लापता है जी, क्या मामला है? हाँ, अब इस मामले को पूछने के लिए पुलिस को कस्टडी में क्या करना होगा ये आप जानते हैं। अब पुलिस को इसने बताया कि इस पत्नी को मैंने यहाँ नहीं भेजा है, मैंने उसे मार डाला, उसका मर्डर कर दिया। अब मर्डर कर दिया, पुलिस ने बोला तो कैसे मर्डर किया? उसको मैंने तलवार से, विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ या तलवार से मारा है। तो पुलिस पूछेगी ना कि वो स्वॉर्ड कहाँ है, वो वेपन कहाँ है तुम्हारा? तो पुलिस को उसने बताया, हाँ, पुलिस ने थोड़ा सा इसको दिया, तो इसने बताया कि वो स्वॉर्ड घर के बरामदे में मैंने खोद के अंदर डाल दिया है, मतलब छुपा दिया है। इसी प्रकार से जिस समय वो कपड़ा जो पहना हुआ था उसे मर्डर करते वक्त, वो भी कपड़ा था। अब पुलिस उसी स्टेटमेंट के बल पे, जो मेड स्टेटमेंट विद इन फाइल इन पुलिस कस्टडी, जो एक्यूज हस्बैंड है उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे आगे प्रोसीड करती है और घर में खुदाई का कार्य करती है। एक घर है उसका, खुदाई का कार्य करती है। इस घर में खुदाई के कार्य करने के वक्त उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है वेपन ऑफ द एक्यूज्ड, दैट इज द स्वॉर्ड। और उसी पे ब्लड स्टेन, वो भी स्वॉर्ड में भी, तलवार में भी वो लगा रहता है ब्लड। और साथ ही साथ ब्लड स्टेन क्लॉथ, इस पे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं कि ब्लड लगा हुआ है। और ये दोनों को कोर्ट ऑफ लॉ में पुलिस प्रेजेंट करती है। तो इस रिस्पेक्ट में कि पुलिस को इसने बयान दिया था कि मैंने उसको ये कर दिया, इस रेस्पेक्ट में उसका उतना स्टेटमेंट वो एडमिट कर लिया जाएगा जितने एडमिट से कुछ नए फैक्ट्स निकल के आए हैं, उसे डिस्कवर कर लिया गया है। अब इसको समझिए। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज मे बी प्रूव्ड प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज्ड एज डिस्कवर्ड, है ना? क्या हुआ था? डिस्कवर क्या हुआ था? स्वॉर्ड हुआ था, ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ्स हुए थे पिछले केस में। इन कॉन्सिक्वेंस, किस कॉन्सिक्वेंस में? ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ये जो पर्सन था, ये हस्बैंड था, इस पे एक्यूजेशन, इस पे एक्यूज क्या था? ये किस चीज का एक्यूज था? ये अपने वाइफ के मर्डर में एक्यूज था। और ये अगर एक्यूज था तो इसका कहाँ ठिकाना था? इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। सो एज मच सच इंफॉर्मेशन whether it amounts to a confession or not as relate distinctly to the fact thereby discovered may be proved। तो जितना अमाउंट का डिस्कवरी हुआ है उसके स्टेटमेंट से, मान लीजिए 10 लाइन बोला, 3 लाइन पर उसका डिस्कवरी हुआ, उतना 3 लाइन एडमिसिबल हो जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
There are two exceptions laid down in the Evidence Act so far. The admissibility of confession made by an accused. जो हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा था कि अगर मजिस्ट्रेट का प्रेजेंस हो जाए तब क्या होता है, वो तब होता ये कि आपका जो कन्फेशन है या किसी का कन्फेशन जो है वो पुलिस कस्टडी में एडमिसिबल हो जाता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट की गारंटी, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस होने की गारंटी है कि आप पर किसी तरह के इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रोमिस, टॉर्चर नहीं किया जा रहा। सेकंड जो एक्सेप्शन है वो 27 डील करता है, सेक्शन 27। व्हेन द कन्फेशन लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। क्या हुआ था, हस्बैंड को उठा के जब पुलिस लाई है पुलिस कस्टडी में, तो उसके स्टेटमेंट से क्या मिला, ब्लड स्टेन क्लॉथ मिला, अब वो स्वाड मिला, वेपन ऑफ द ऑफेंस मिला। The section permit the proof of all kind of information whether contained in confession or not, therefore goes beyond the provision of section 25 और 26, 25 और 26 दोनों के प्रोविजन से गोज, और ये एक्सेप्शन बनाती है कि आपका वो बयान जो पुलिस को, आप ऐसे तो आप किसी तरह का बयान दे लो, स्टेटमेंट दे लो पुलिस को, वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो बयान से कुछ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स हो जाता है तब वो एडमिसिबल है। Section 27 lays down that during the period of investigation or during police custody, any information is given by the accused of an offense to the police officer that leads to the discover any fact, जो facts को discover करे, may be proved whether such information amounts to confession or not and obtained under inducement, threat or promise। जैसे भी लिया गया, लेकिन अगर नया फैक्ट्स आ जाए तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, एडमिसिबल हो जाएगा। सेक्शन 27 is by way of proviso to section 25 and 26 and a statement even by way of confession made in police custody while distinctly related to the fact discovered is admissible in evidence against the accused। सेक्शन 25 26 तभी तक काम करेगा स्टेटमेंट पे जब तक वो बरामद नहीं हो। आप जैसे कि कौन सा फिल्म था अजय देवगन का, वहां पे उसने तब्बू थी, उसमें क्या हुआ, उसने डिस्कवर करने के लिए खुदाई शुरू की, लेकिन वहां से वो चीज नहीं बरामद हुआ, वो बॉडी नहीं बरामद हुआ। अगर बॉडी बरामद हो जाता तो उसके हर एक बात वो अदृश्यम जो भी होगा तो वो सारा एडमिसिबल हो जाता। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं सेक्शन 25 26 एक्यूज की तब तक हेल्प कर सकता है जब तक उसके बयान से किसी नए फैक्ट का डिस्कवरी नहीं हो रहा है। अगर उसने ऐसा कुछ बयान दे दिया या उसने ऐसा कुछ किया है और उसमें छुपाने में नाकामयाब रहा और बता दिया कि वेपन कहाँ पे है, एक्यूज का बॉडी कहाँ, मतलब जिस डिसीज का बॉडी कहाँ पे है, ब्लड स्टेन क्लॉथ कहाँ पे है, स्टोलन गुड कहाँ पे है, किडनैप किया हुआ पर्सन कहाँ पे है, एनीथिंग, और पुलिस को वो मिल जाता है, तो वो जो रिलेशन होगा ना उतना दूर का, उस स्टेटमेंट और मिलने वाले फैक्ट को उसको कोर्ट एडमिट कर लेगी। Under section 24, 25 and 26, a confession which is admissible would be admissible under 27, subject to discovery of facts on the basis of information given by the accused। सारा रास्ता तो पहले बंद किया गया, फिर एक बार में रास्ता खोल दिया गया कि वो तुरंत क्या कि सामान मिल जा रहा है, कुछ वेपन जा रहा है, नारकोटिक्स मिल जा रहा है, स्टोलन गुड्स मिल जा रहा है, ब्लड स्टेन क्लॉथ मिल जा रहा है, डिसीज का बॉडी मिल जा रहा है, तो एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट भी हो जा रही है। यही फर्क है 27 में। एग्जाम्पल, ए वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन चार्ज ऑफ मर्डर। चार्ज ए को अरेस्ट किया गया किसकी चार्ज में, मर्डर में। ए कन्फेस्ड टू द पुलिस दैट ही हैड कमिटेड मर्डर विद अ डैगर दैट ही हैड हिडन इन द नेबरिंग फील्ड। ऑन द बेसिस सच इंफॉर्मेशन द पुलिस ऑफिसर रिकवर्ड द फॉर्ट फ्रॉम द फील्ड। द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइडिंग ऑफ डैगर टू द पुलिस ऑफिसर इज रिलेवेंट। यहां तक उसका हाइडिंग ऑफ डैगर को रिलेवेंट माना जाएगा। इट अराइजेस बाय द रीजन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द accused exhibited knowledge or mental awareness of information as to its existence at a particular place. Fact discovered therefore has to be combination of both the element, that is physical object and mental condition. Essential requirement क्या क्या है सेक्शन 27 का, ये देखिए। तो फैक्ट मस्ट हैव डिस्कवर्ड, ये कब डिस्कवर्ड किया गया है, गिर जाए इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द, ये जब इंफॉर्मेशन रिसीव किया गया हो एक्यूज्ड से। द पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। और ये जो डिस्कवरी ऑफ मटेरियल फैक्ट है वो तो होना चाहिए एक्यूज्ड के बयान पे, और वो एक्यूज्ड किसी ना किसी ऑफेंस के है, ऑफेंस का उस पर चार्ज हो। ही मस्ट बी इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। कहाँ होना चाहिए, कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। That portion only to the information which relate distinctly or the fact discovered can be proved। अब पत्नी, अभी भी जो पहले केस में हमने एग्जाम्पल ले रखा है
हस्बैंड और वाइफ ने, उसने बोला है कि मैंने तो मार दिया है अपनी वाइफ को 2 महीना पहले ही, लेकिन मारा था किससे? स्वाट से काट दिया गला, और कपड़े मिले हैं ब्लड स्टेंट क्लॉथ। अब ये नहीं कि ये हो जाएगा कन्फेशन, उसने कि हस्बैंड और वाइफ का कत्ल, उसने उस हस्बैंड पे कन्फेशन इस बात का नहीं हो जाएगा उसने कत्ल कर दिया, ये स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा। इतना ही होगा कि उसने स्वाट से मारा, वो स्वाट बरामद हो गया। उसने जो कपड़े पहने हुए थे मारते वक्त, या पत्नी के जो कपड़े बरामद हुए हैं बाद में, उसके पत्नी का जो खून था, उसका दाग था, हस्बैंड का दाग था, बहुत ब्लड स्टेन था, इतना ही पोर्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट विल बिकम एडमिसिबल। ये नहीं हो जाएगा। अब पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस आधार पे कुछ और निकालना डिस्कवरी, अब कोर्ट और ये एक्यूज्ड का पूरा जब ये सारा कुछ जाएगा और बाकी इससे रिलेटेड जाएगा, कोर्ट अब देखेगा कि इससे क्या कोई ऐसा हाइपोथेसिस बन रहा है जिसमें इसके सिवा कोई और मर्डर कर सके। hypothesis of the guilt of the or hypothesis of the guilt of the accused must be established। हमने देखा अगर circumstantial evidence अगर होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमें कंक्लूसिवली ये सोच लेना होता है कि इसके बिना कोई और नहीं कर सकता है, तो ये चीज होगा। That portion only to the information which relate distinctly to the fact discovered. The discovery of fact must relate to the commission of crime in question. Before the statement proved, somebody must dispose that some article was discovered in the consequence of information received from the accused। वही सब चीजें जो मैंने आपको बताया, ये एसेंशियल क्राइटेरिया। अब आइए इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27, इस पे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं कि कौन से केस में हुआ था। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय लगता है एक पूरा केस का नाम है। द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इज ऑफेंडिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो दो चीज को डील करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ईपीएल एंड बीपीएल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। ईपीएल एंड बीपीएल को डील करता है। अब क्यों कर रहा है ये इन्फ्रिंज आर्टिकल 14 को, क्यों वायलेट कर रहा है भाई? क्वेश्चन आया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय में कि सेक्शन 27 इन्फ्रिंज कर रहा है आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 करता है क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको देता है। तो क्या हुआ? इन अपील द हाई कोर्ट डिक्लेयर दैट सेक्शन 27 to be unconstitutional and it create unjustifiable discrimination between the person in custody and person out of custody. Further appeal was made by the state of UP against the judgment of High Court in the Supreme Court। अब देखो इस आधार पे द्योमन जी ने बोला कि ये कर रहा है, को हाई कोर्ट ने भी इसे अपहेल्ड किया कि ये अनजस्ट क्लासिफिकेशन किसका? आप ये देख रहे हो, फैक्ट डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस of the statement made by the accused of the crime in the किसमें? in the custody of police, एक कैटेगरी हुआ, लेकिन विदाउट द कस्टडी ऑफ द पुलिस एक दूसरा कैटेगरी। इसके बयान को अलग प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसके बयान को लिया जा रहा है, तो दो तरह के ग्रुप हो गए। तो ये बोलते आप आर्टिकल 14 में ग्रुप नहीं बना सकते, आपको एक को देना है तो बराबरी सबको देना है, तो ये अनजस्ट है। ये द्योमन उपाध्याय ने हाईकोर्ट ने बताया कि सर ये दो डिफरेंट ग्रुप को पैदा कर दे रहा है, एक वो लोग जो कस्टडी में है और वो लोग जो कस्टडी में नहीं है। अब कस्टडी में जो लोग हैं और कुछ स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट से कोई फैक्ट्स डिस्कवर हो जाता है, तब क्या होता है? वो हमारा वो एडमिसिबल हो जाता है, लेकिन विदाउट द पुलिस कस्टडी है तो वो नहीं होता है। तो ये क्या कर रहा? इन्फ्रिंज कर रहा आर्टिकल 14। एक इंटेलिजिबल नेक्सस चाहिए। तो अब हाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट that the distinction between person in custody and person out of custody had little practical significance. By majority decision in the Supreme Court, the section 27 was declared to be constitutional and conviction awarded by the session judge was restored. The basic idea embedded in section 27 of the Evidence Act is the doctrine of confirmation. किस doctrine पे 27 based है? Doctrine of confirmation by subsequent event, because every part of the statement made at the instance of the accused in a police custody should necessarily be confirmed by the subsequent event of discovery and to make it admissible in court। उसने बहुत सारी बातें बोली, ये उसका स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट 1 स्वाड बरामद कर लिया गया, ब्लड स्टेन क्लॉथ बरामद कर लिया गया, बॉडी नहीं मिला, तो ये जो पोर्शन है ना स्टेटमेंट का ये एडमिसिबल होगा। इसलिए
कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन का यूज होता है बाई सब्सिक्वेंट इवेंट। कैसे हुआ? सिंपल सी बात, उसने बोला मैंने खोज के निकाल दिया, ट्रूथफुलनेस तो दिखा ना। In the recent judgment of Jafruddin versus State of Kerala on 22nd April 2022, मतलब बहुत ही रिसेंट केस है, अब 2022 का, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी रिकवरी अंडर सेक्शन 27 विल हैव टू satisfy court conscience. One cannot lose sight of the fact that the prosecution may at times take advantage of the custody of the accused by other means. The court have to be conscious of the witness credibility and other evidence produced when dealing with a recovery under section 27 of Evidence Act. कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल बात बताया किस केस में? जफरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ करेला ऑन द 2 अप्रैल 2020 में। क्या प्रैक्टिकल बात है? वो जो डिस्कवरी किया जा रहा है जिस फैक्ट का या मटेरियल का, डिस्कवरी किया जा रहा है जिस फैक्ट का या जिस मटेरियल का, उससे उसको प्लांट भी तो किया जा सकता है ना, उसे कुछ ही तरह से। तो कोर्ट का काम ही क्या है? सेटिस्फाई होना। क्या वो सेटिस्फाई है उस डिस्कवरी से? ये कोर्ट को चेक करना है, कोर्ट के कॉन्साइंस को, कोर्ट को क्या वो जो डिस्कवरी हुआ है क्या इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ जजेस, क्या इंस्पायर कॉन्फिडेंस एट द कोर्ट? तो ये डिपेंड तो कोर्ट पे करता है कि कोर्ट उसे कैसे देखता है उस डिस्कवर्ड फैक्ट को। तो ये सब कुछ कोर्ट के लिए गाइडलाइन बताया स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जफरुद्दीन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसे बड़ा कॉन्शन के साथ देखना है, उसमें ये देखना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एक्यूज्ड है ना वो डिसएडवांटेज जगह पे है और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे तो कौन है? वो पुलिस है, क्योंकि उसके कस्टडी में आप रह रहे हो। तो हमेशा जो डिसएडवांटेज जगह पे उसका शोषण किया जा सकता है। तो ये 27 का सेक्शन 27 का ये केस था जिसमें आपको मैंने ये सारा कुछ बता दिया। एक्सेप्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते रहते हैं, और आप 95% ऑफ कन्फेशन आप पूरी तरह से समझ गए हो। अब बहुत छोटा मोटा पोर्शन बचा हुआ है कन्फेशन का, इसके साथ कन्फेशन इन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्फेशन आना ही आना है एग्जाम में, जिसके एविडेंस एक्ट में सिलेबस में है वहाँ कन्फेशन से क्वेश्चन, एडमिशन से क्वेश्चन आना ही है। थैंक यू।